So question number 26 of this paper, a string is stretched between a vibration generator and a fixed point. यही चीज़ आपको डायग्राम में भी नज़र आ रही है. When the vibration generator is vibrating at a frequency f, a stationary wave with 5 nodes is created on the stretched string as shown. Node is there at the end of the string, तो यहाँ पर भी है. और so ये statement कह रहा है कि there is a node at this point, और जाहिर सी बात है जहाँ से reflect होकर आ रहा है यहाँ पर भी node है. Frequency of vibration of the generator is slowly increased. What is the next frequency that produces a stationary wave on the string? अब यहाँ पे some of you might want to use this idea कि भाई आपके पास जो frequencies होती हैं in a case where you have both ends which are nodes, तो ये होती है इस तरीके से. ठीक है कि जो भी आप हार्मोनिक की frequency की बात कर रहे हैं, so if this is the fourth harmonic, you just do 4 times the fundamental frequency, आपको मिल जाएगा the frequency of that one. लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे इसने आपको जो फ्रीक्वेंसी f दी है ना, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नहीं है. ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसमें आपके पास 4 लूप्स बन रहे हैं. ठीक है. सो बेसिकली अगर मैं सोचूं, जो सबसे फर्स्ट होती है f0, उसमें आपके पास एक लूप होता है, देन 2 लूप, दैट्स f2 कह लें चलें, अगर 3 लूप में f3, सो दिस इज बेसिकली f4. तो यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी f है ना, दिस इज बेसिकली f4, and this we can say is 4 times that fundamental frequency f0 कह लें. सही है. So this is जो अभी हमें f दिया हुआ है, ये f4 है. So this frequency is already 4 times f0. और अगर हम फिफ्थ फ्रीक्वेंसी की बात करें, क्योंकि ये पूछ रहा है कि जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो अगली कौन सी फ्रीक्वेंसी है जिस पे स्टेशनरी वेव सेटअप हो रहा है. So we are basically talking about f5 if this was f4, which was really f. So this would be 5f0. ठीक है. अब हमें ये f0 की टर्म्स में नहीं चाहिए, हमें f4 की टर्म्स में चाहिए. So if I rearrange the first equation, और अगर मैं यहाँ से f0 को सब्जेक्ट बनाना चाहूँ, so that I can substitute this here, ये क्या हो जाएगा, f4 over 4. So ये हो जाएगा 5 times f4, basically जो f सवाल ने जिसको कहा है, over 4. So f5 is 5f over 4, so this becomes 1.25. f is the next frequency जिस पे ये सेटअप होगा. Now this relies on the idea कि अगर आपके पास ये चीज़ आपको याद है कि आपके पास इस केस में you have whole number multiples, इसी तरीके से जब आपके पास एक एंड फिक्स्ड होता है, दूसरा एंड फ्री होता है, बेसिकली एन एंटी नोड एंड एन नॉन एंटी नोड, उसमें आपके पास ऑड मल्टीपल्स होते हैं. सो 1, 3, 5, 7 इस तरीके से होता है. बट लेट्स से यू डोंट रिमेंबर दैट, फिर आप किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे. तो फिर आपको वो जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी वाली जो वर्किंग्स होती हैं, ये आपको सारी शुरू से करनी पड़ेंगी. सो इन दैट केस लेट्स से कि भाई ये जो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग पे जो स्टेशनरी वेव है, इसकी कोई स्पीड है v. सही है. और यहाँ पे इसकी जो ये फ्रीक्वेंसी है, दैट इज सम f. और अगर हम देखें ये कितनी वेवलेंथ है, सो नोड टू नोड इज हाफ अ वेवलेंथ, तो हाफ, 1, 1.5 एंड 2. तो ये जो यहाँ पे लेंथ है, बेसिकली द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विच इज बीइंग यूज्ड, यहाँ पे ये जो लेंथ है, दिस इज 2 लैम्डास. सो v इक्वल्स टू f लैम्डा, और लेंथ जो है दिस इज like this, right? If 2 lambda is L, so lambda is L over 2. So ये आपके पास आ गया. ठीक है. अब जब आपके पास एक और स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होगा, so you will have one additional loop. ठीक है. उस केस में भी आपका वेव स्पीड सेम ही रहेगा, and that would be FL over 2, जैसे कि हमने पहले निकाला है. अब आपने वो नई फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है. लेट्स से मैं इसको कह देता हूँ fx. ठीक है. सो इसमें आपके पास जब और आधा वेवलेंथ आ जाएगा, सो यू विल हैव बेसिकली 2.5 लैम्डास बीइंग इक्वल टू L. और जब 2.5 लैम्डा इक्वल टू L है, तो जब आप वापस से fx टाइम्स दैट लैम्डा करेंगे, तो यहाँ लैम्डा की जगह आप क्या रखेंगे, L over 2.5. दैट्स गोइंग टू बी सम fx is L over 2.5. अब यहाँ पे we are working with these basically, so the L's will cancel out, so fx will be 2.5 over 2 times f, and that will also give you the same answer.
याद रख लें तो ज़िंदगी आसान हो जाती है, लेकिन ना भी याद रखें, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. इफ़ यू हैव योर बेसिक स्ट्रॉन्ग, यू कैन जस्ट वर्क थ्रू इट एट दैट मोमेंट. ये सवाल देखते हैं. Question 27. A ripple tank and a barrier with a single gap are used to demonstrate diffraction. Initially, the wavelength of the ripples is 5 times smaller than the gap in the barrier. So यहाँ पे क्या है कि भाई आपका जो gap है, this is 5 times larger than the wavelength of the ripples. Which change increases the amount of diffraction observed. तो आपको वो critical condition पता है कि भाई जब ये वेवलेंथ और गैप साइज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है तब सबसे ज़्यादा डिफ्रैक्शन होता है. सो आपने कैसे भी इसका या तो वेवलेंथ बढ़ाना है या आपने गैप को छोटा करना है. एम्पलीट्यूड से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, गैप को छोटा करना है, बढ़ाना नहीं है. हाफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिपल्स. तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को हाफ कर देंगे यहाँ पे तो ये सेम ही मीडियम में ट्रैवल कर रहा है. सो इफ़ यू आर हाविंग द फ्रीक्वेंसी दैट बेसिकली मीन्स यू आर डबलिंग द वेवलेंथ. तो वापस से ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए. अब इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो कम हो रहा है. सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर. हाविंग द वेवलेंथ इज़ नॉट द आंसर ऑब्वियसली, क्योंकि ये गैप साइज और इसके दरमियान और भी ज़्यादा डिफरेंस ले आएगा. लेट्स हैव अ लुक एट दिस वन देन. Question 28. So question 28, a laser produces a beam of light of wavelength 650 nanometers. The beam is incident normally on two slits that are a distance of 0.12 mm apart. A screen is placed parallel to the slits. The bright interference fringes on the screen have a separation of 7.5 cm. What is the distance? So we can use lambda equals ax over d, या इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट डी राइट अवे, ए एक्स ओवर लैम्डा. सो ए आपको कितना दिया हुआ है, अगर याद करें ए क्या होता है, ए इज़ बेसिकली योर स्लिट सेपरेशन. स्लिट्स के दरमियान कितना फासला है, सो इट्स 0.12 mm, सो 10 to the negative 3, ये ना भूलिएगा. एक्स इज 7.5 cm, सही है, जो आपके पास फ्रिंज सेपरेशन जिसको कहते हैं, सो 10 to the negative 2, and then your wavelength is 650 nano, so nano is 10 to the negative 9. So बस इसको rearrange करें and then find your answer. So the answer is then supposed to be, let me do this. So the answer is D, 14 meters. So 13.8 correct to 2SF is 14. Let's go on to the next question. You have to do till 30 in this video. A beam of light from a laser is incident normally on a diffraction grating. The diagram shows only the second order maxima that are produced. So ये दोनों second order maxima है. याद रखें कि जब आप diffraction grating की equation इस्तेमाल करते हैं d sin theta equals n lambda, तो इस केस में भी जो आपका एंगल होता है थीटा, ये आपका सेंट्रल ऑर्डर मैक्सिमा से डिफरेंस होता है. तो अगर दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 110 है, तो मतलब यह है कि सेंट्रल से एंगल जो होगा वो 55 होगा. ठीक है, लेट मी ऑल्सो ड्रॉ हियर. सो दिस एंगल, इफ दिस इज योर सेंट्रल, योर जीरोथ ऑर्डर मैक्सिमा जिसको वो भी कहते हैं, सो देन दिस एंड दिस, बोथ ऑफ दीज विल बी इक्वल. दिस इज बेसिकली योर जीरोथ ऑर्डर मैक्सिमा. तो दोनों से ही आपका जो डिफरेंस है एंगल्स में, दैट्स 55 डिग्रीज. फिर आपको लाइन स्पेसिंग दी हुई है. सो थैंकफुली यहाँ पे आपको उसको 1/n यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. यू हैव दैट सीधा सीधा एंगल बिटवीन द टू सेकंड ऑर्डर जो यहाँ पे लेबल हुआ था वो दिया हुआ है. वेवलेंथ निकालना है, सो वी जस्ट नीड टू रीअरेंज. सो लैम्डा वुड बी d sin थीटा ओवर n. यहाँ d जो है इज़ 1.0 into 10 to the negative 6. यहाँ पे the only catch, the only difficult part about this question was this angle. बाकी तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, over 2. So when you find this out, this turns out to be 4.1 into 10 to the negative 7 meters. Question number 30. So the electric current in a metal wire is 4 milliamperes. How many electrons pass a fixed point in the wire in a time of 10 hours? तो आपको क्या पता है कि भाई जो चार्ज होता है that is current times time, because current is the rate of flow of charge. So पहले चार्ज निकाल लेते हैं. So 4 milliamperes is 4.0 into 10 to the negative 3. याद रहे कि जब भी कैलकुलेशन कर रहे हो
बाय डिफ़ॉल्ट योर टाइम मस्ट बी इन सेकेंड्स. सो सेकेंड्स में कितना है? 10 घंटे. एवरी आवर हैज़ 60 seconds. Every hour has 60 minutes and every minute of those has 60 seconds. So यहाँ से चार्ज आ जाएगा. तो ये आता है 144 कूलम्स ऑफ चार्ज. लेकिन सवाल पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं. सो यू नो दैट द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है, दैट्स द फंडामेंटल चार्ज 1.6 into 10 to the negative 19 coulombs. So then what you do is you divide this by this to get the number of electrons passing. So जब आप ये करेंगे, the answer will exactly turn out to be 9.0 into 10 to the 20.